गुजरात में नया मुख्यमंत्री चुने जाने के कुछ ही घंटों बाद सूबे के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कहा है कि उन्होंने अपने जीवन में कई बार उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि वो लोगों के दिलों में रहते हैं और उन्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकता। दरअसल रविवार को मेहसाणा में एक सड़क और सिविल अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए नितिन पटेल ने हल्के फुल्के में अंदाज में ये कहा कि वो अकेले नहीं हैं जिनकी बस ये छूटी है, बल्कि उनके जैसे कई और भी ऐसे लोग हैं जिनके गुजरात में शनिवार को आपको बता दें कि विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद नितिन पटेल के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा लगातार जोरों पर थी। लेकिन रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लगी और अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए कवायद तेज हो गई है। हो सकता है कि आज पूरे तरीके से उनका शपथ ग्रहण समारोह हो सके। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि नितिन पटेल इस फैसले से खुश नहीं है, ये माना जा रहा है। हालांकि नितिन पटेल का कहना है कि इन दावों में कोई दम नहीं है। भूपेंद्र पटेल जब विजय रूपाणी के साथ शाम को सरकार गठन का दावा करने के लिए राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलने गए थे, तब भी नितिन पटेल वहां नहीं थे। नितिन पटेल ने कहा, और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बस छूट गई है। मैं अकेला नहीं हूं, इसलिए इसे उस नजर से न देखा जाए। पार्टी फैसले लेती है और लोग गलत कयास लगाते हैं। मैंने यादव जी से कहा है कि मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होना है। अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये जरूरी था इसलिए यादव जी ने भी इसकी अनुमति दे दी। ये जो तमाम बातें हैं ये नितिन पटेल ने कही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से शनिवार को विजय रूपाणी, जो पूर्व सीएम अब कहे जा सकते हैं, वहां गुजरात के थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद एक ही दिन में मात्र 24 घंटे में मंथन भी हुआ और उसी 24 घंटे में पूरे तरीके से यह साफ हो गया कि भूपेंद्र पटेल जो हैं वो अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं गुजरात के। ये पूरा साफ हो गया था। कल जिस तरीके से बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई उसमें भूपेंद्र पटेल का नाम आया और उसके बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि भूपेंद्र पटेल अगले सीएम होंगे, जिसके बाद नितिन पटेल का कह सकते हैं कि दुख छलका है, क्योंकि नितिन पटेल लगातार चर्चा में थे, उनका नाम चर्चा में था। कहा जा रहा था कि जो डिप्टी सीएम नितिन पटेल हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा थी और इसी के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाने की भी चर्चा हो रही थी। लेकिन नितिन पटेल को एक बार फिर से छोड़ दिया गया है पीछे और भूपेंद्र पटेल को बना दिया गया है। आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल एक ही बार मात्र विधायक बने हैं और सीधे एक बार विधायक बनने के बाद उन्हें सीएम बना दिया गया। हालांकि पटेल समुदाय को साधने की पूर्ण रूप से कोशिश हुई, क्योंकि भूपेंद्र भी पटेल हैं और उनके गुजरात में पूरे तरीके से पटेल समाज का वर्चस्व है, इसलिए वोट बैंक की भी राजनीति कहीं ना कहीं की गई है, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से नितिन पटेल का नाम चर्चा में था, उनको सीएम नहीं बनाया गया है, उसके बाद नितिन पटेल ने अपना दुख छलकाते हुए ये बात साफ कही है। आपको बता दें कि नितिन पटेल ने साफ कहा कि वो लोगों के दिलों में रहते हैं और उन्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकता। दरअसल रविवार को वो मेहसाणा में एक सड़क और सिविल अस्पताल में बनी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने बाद में ये बात कही कि ये काम जरूरी था इसलिए वो यहाँ पर गए, लेकिन बात सबसे अहम ये है कि एक नया मुख्यमंत्री चुनने जाने का काम ज्यादा जरूरी है या फिर ऑक्सीजन प्लांट बनाने का और सड़क का उद्घाटन करने का, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में जो नितिन पटेल है वो शामिल नहीं हुए थे। यहाँ से साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अब बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी यहाँ पर कलह देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र पटेल को बना दिया गया, लेकिन नितिन पटेल जो पिछले लंबे समय से इस रेस में दौड़ रहे थे और 3 बार वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए और इस बार भी उनका नाम हालांकि पूरे रूप से चर्चा में था, लेकिन नितिन पटेल को इस बार भी सीएम नहीं बनाया गया, जिसके बाद उनका दुख छलका और उन्होंने साफ तौर पर ये बातें कही कि वो लोगों के दिलों में रहते हैं और उन्हें लोगों के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और सीके ठाकुर जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है एनपी न्यूज पर। सबसे पहले वत्स साहब आपके पास आना चाहूंगी। भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके नाम पर मुहर लगी, उसके लिए उन्हें भी और बीजेपी को बधाई। लेकिन
जिस तरीके से नितिन पटेल का दुख छलका है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, देश में बहुत से लोग होते हैं, बदलता है तो दूसरे का थोड़ा मलाल होना स्वाभाविक है, परंतु भारतीय जनता पार्टी है जहां पर इस तरीके की चीजें होती हैं। उस टाइम एमएलए को हमने मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है, एक डाउन टू अर्थ पुराने सोशल वर्कर थे। ये सब हमारे यहाँ ही संभव है, दूसरे जगह जहाँ जमींदारी प्रथा है वहाँ ये सब संभव सोचना भी दूर की बात है। तो हमारे यहाँ नए लोगों को चांस दिया जा रहा है। बिहार में आपने देखा, जितने पुराने मंत्री थे सबको बदलकर नई टीम लाई गई है, अच्छा काम कर रही है। दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। एक ही व्यक्ति एक ही पद पर मरणोपरांत आसीन हो, ये ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र का तकाजा है कि आपके यहाँ जितने भी वर्कर्स हैं उनको एक बार चांस मिलना चाहिए उनके एबिलिटी के अनुसार। तो इसमें क्या गलत किया है? चेंज ऑफ गार्ड हुआ है और तो कुछ नहीं, ओनली चेंज ऑफ गार्ड। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सीके ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीके ठाकुर साहब, वत्स साहब कह रहे हैं कि हमने नए चेहरे को मौका दिया है, एक बार वो विधायक बने हैं और उन्होंने उनको मौका दिया, भूपेंद्र पटेल को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन पटेल जो काफी लंबे समय से काफी उनको एक्सपीरियंस भी है, अनुभव भी है और अब वो डेप्यूटी सीएम भी हैं गुजरात के ही, उनको इस पर चांस नहीं दिया गया। लगातार वो पिछले लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे एक बार फिर से, लेकिन नहीं उनको बनाया गया, एक नए चेहरे को जगह दी गई है। और वत्स साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। अब तो क्योंकि देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला, इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन भाजपा में ऐसा देखा गया है कि जैसे लालकृष्ण आडवाणी जी जैसे लोगों को साइड करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, और जो उसी ढंग से आज वहां देख लीजिए आप, बेंगलोर में हुआ, कर्नाटक में हुआ, योगी जी को हटाना चाह रहे थे। तो ये सब उनका इंटरनल मामला, इसमें हम लोग को कुछ बोलना नहीं है, लेकिन न्याय तो होना ही चाहिए। ठीक है, वत्स साहब आपके पास आना चाहूंगी। आप दोनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है, आप अब दोनों क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन वत्स साहब, जानना मैं आपसे ये चाहूंगी, एक अनुभवी व्यक्ति को तो आपने चांस नहीं दिया, लेकिन एक ही बार विधायक बनने पर आपने सीधे उनको सीएम बना दिया। कुछ एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए ना सर? मैडम, आप इस चीज को भूल रही हैं कि इस व्यक्ति के बाद पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी थे, अहमदाबाद में इन्होंने और भी पदों को संभाला था जहां बहुत उत्कृष्ट कार्य किया था, और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं बड़े बड़े, उस पर भी इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। और रही बात कि किसी नए व्यक्ति को चांस देना, देखिए हर आदमी का एक इनिंग्स होता है, उम्र के हिसाब से भी इनिंग्स होता है। सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गए कि नहीं हो गए? उत्कृष्ट खेल रहे थे, दूसरे नए लोग आए हैं, टीम उतनी ही मजबूती से खड़ी है और लगातार मैचेस जीत रही है। इसी तरीके से लोकतंत्र का तकाजा है। क्यों नहीं हुए सर? उनका तो दुख छलका ना, उनको तो कहीं ना कहीं दुख हुआ। इतने लंबे समय से वो कयास लगा रहे थे कि उनका नाम चर्चा में जब था, पिछले 3 बार वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, अब भी उनका नाम सामने आया, उसके बाद भी उन्हें नहीं बनाया गया, उनका तो दुख छलका ना। देखिए, ये अभी मेरे फाजिल दोस्त कह रहे थे कि आडवाणी जी को साइडलाइन करके नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। ये गलत है। इनको देश के लोगों ने चुना है, लोकतंत्र में वोट के अधिकार से इनको चुना गया है। एक बार नहीं, 2 बार चुना गया है। हमने इनको साइडलाइन नहीं किया है। हमारे लिए तो माननीय थे, माननीय हैं, माननीय रहेंगे। और नए लोगों को चांस देना ये तो अच्छी बात है। फिर दूसरे लोग क्यों आएंगे? अगर एक ही आदमी काबिज रहे तो दूसरे लोगों की मंशा आने की रहेगी क्या?
हर आदमी जो राजनीति में आता है वो चाहता है कि मुझे कोई पद प्राप्त हो, मैं उस पर जाकर कुछ अच्छा कर सकूं। तो ऐसी परंपरा अगर हमने रखी है तो दूसरे लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। आप देखिए कांग्रेस में पिछले 4 साल से ये अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाए हैं। कैसी परंपरा में जी रहे हैं ये लोग। ये जमींदारी प्रथा तो खत्म हो गई, लेकिन अभी भी एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स को लेकर ये ढो रहे हैं। तो लोकतंत्र में इस तरीके की चीजों का समावेश गलत है। जब भी मौका मिले अच्छे लोगों को आगे लाकर उनको पद पर आसीन करना चाहिए। मैंने कहा ना, बिहार में पूरी की पूरी पुरानी टीम को बदल दी गई है। इसका मतलब थोड़ी है कि उनकी अहमियत खत्म हो गई है। वो एमएलए हैं, एमएलए रहेंगे, मंत्री नहीं है। दूसरे लोगों को चांस दिया गया है, अच्छा कार्य कर रहे हैं वो लोग, इसमें क्या गलत है। ठीक है। सीके ठाकुर जी, आपके पास आना चाहूंगे। आपने जो सवाल का जवाब किया था, लाल कृष्ण आडवाणी जो आपने सवाल किया था, उस पर जवाब उन्होंने दिया है कि उनको किसी ने साइड लाइन नहीं किया। अब इस पर आपसे ही चाहूंगी कि आप उनको इस बात का जवाब दें। नहीं, देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी को 2 से 200 तक ले गए, और प्रधानमंत्री जी अभी जो हैं, मीडिया के द्वारा हम लोगों ने बहुत कुछ देखा कि कैसे उस व्यक्तित्व को, जो एक माननीय नरेंद्र मोदी जी कभी पैर छुआ करते थे, आज वो दूर से ही नमस्कार करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि क्या है, उनका इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन जिस संस्कार की बात किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी तोड़े। लाल कृष्ण आडवाणी जी इस देश के राष्ट्रपति भी बन सकते थे, लेकिन चलिए, उनका मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंटरनल मामला है, उनकी राजनीति अपनी है, लेकिन जनहित में, देश हित में जो भी होता है वो दुनिया देखती है, देश देखती है। आज विजय रूपाणी जी को हटाया गया क्योंकि उनको ये था कि वहां पर जो है पटेल कार्ड हम लोग को खेलना है, पटेल ओबीसी का जो मैक्सिमम है। आज जो ऊपर में जो जितने भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, अन्नपूर्णा जी झारखंड से ली गई और भी कई जगह से मैक्सिमम ओबीसी को जगह दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव का वो फोकस करके किया गया, क्योंकि ओबीसी वोटर पूरी तरह से नाराज, और योगी जी को बदलना नहीं चाहते थे, लेकिन योगी जी ताकतवर निकले, उनको हटा नहीं पाए। तो ये कहीं न कहीं मामला है, हर जगह ओबीसी ओबीसी करके अपने आप को ये मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन सच है कि ओबीसी को नरेंद्र मोदी जी इतना किनारा करके रखे हैं, मंत्रिमंडल दे देना लेकिन अधिकार नहीं देना। रिजर्वेशन जो आपने देखा कि वो क्या करते हैं कि एससी जो शेड्यूल कास्ट एक्ट है अपना, उसमें बदलाव किए थे, फिर देश में राजनीति, फिर उसको बहाल कर दिया, पुनर्बहाल कर दिया। तो कुछ नया कुछ करते नहीं है, पुरानी बातों को जोड़ के तोड़ के फिर उसी को वहां ला देते। ठीक है, ये उनकी एक पॉलिसी है कि न्यूज में बने रहना उनका एक आदत है। उसी ढंग से विजय रूपाणी जी को हटा करके अभी इनको, और उसमें भी जो आदमी इतने दिनों से वेट कर रहे थे, आप हरियाणा में ही देखिए ना, हरियाणा में भी जो खट्टर साहब थे, उसके पहले अनिल जी थे, जो सबसे अच्छा और एक्टिव व्यक्ति थे, उनको मुख्यमंत्री वहां का बनाया जा सकता था, लेकिन सेकेंड टर्म भी खट्टर जी को ही मिला। तो ये सब चलते रहता है, इनकी अपनी राजनीति है। ठीक है, आपके पास आना चाहूंगी वत्स साहब। ठाकुर साहब ने तमाम बातें कही है, जिसमें उन्होंने कई अहम बातें कही, और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है उन्होंने कि वो मात्र मीडिया में बने रहना चाहते हैं, और भी कई बातें कही है। आपका जवाब। ठाकुर साहब ने आडवाणी जी के प्रति जो सोच दिया है, सम्मान दिया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आडवाणी जी उसके काबिल हैं। मैं तो कहूंगा कि अगर हमसे कोई चूक हो गई है तो उनकी सरकार अगर आ जाए कभी गलती से, तो वो उनको राष्ट्रपति पद पर बिठा दे, हम भी उसका स्वागत करेंगे, हम भी उसमें सपोर्ट करेंगे। मैंने उनसे पूछा था कि 4 साल में आप अपना अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाए, इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और रही बात ओबीसी की और मंत्री बनाने की, तो ये नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में है।
जो पिछली बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन पटेल समुदाय को तो साधने का पूरे तरीके से प्रयास किया गया ना वत्स साहब, पटेल समुदाय को साधने का प्रयास, क्योंकि देखिए गुजरात में तो पटेल समुदाय का वर्चस्व है, वहीं पर वोट बैंक की राजनीति आपने खेली। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ज्यादा है, तो आपने मंत्रिमंडल का जब विस्तार किया तो उसमें आपने 7 मंत्री ब्राह्मण उत्तर प्रदेश से बना दिए, 7 मंत्री, माफ कीजिएगा ब्राह्मण नहीं लेकिन 7 मंत्री आपने उत्तर प्रदेश से बनाए। और अब यहाँ पर गुजरात में पटेल समुदाय का वर्चस्व है, तो आपने यहाँ पर पटेल को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। वोट बैंक की तो राजनीति हो रही है ना। आपको एक चीज बता दें कि जातिगत संतुलन हर पार्टी करती है, वो हमारी पार्टी कर रही है ऐसा नहीं है। आप किसी का मंत्रिमंडल उठाकर देखें, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, वहां पर जातिगत संतुलन के हिसाब से। ठीक बात गुजरात के मुद्दे की कर रहे थे, जहां पर भूपेंद्र पटेल जिनको सीएम के नाम पर मुहर लग चुकी है, जिनके नाम पर, और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, लेकिन इसमें नितिन पटेल कहीं ना कहीं नाराज दिखते नजर आ रहे हैं। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, 19 से सीधा तारुफ करेंगे, उन्हीं की तरफ चलते हैं। आलोक वत्स साहब, अपनी बात पूरी कर सकते हैं। पटेल समुदाय को साधने का प्रयास गुजरात में। देखिए, पटेल समुदाय को साधने की बात कहाँ से उठी? ऑलरेडी नितिन पटेल जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो अगर साधने की बात है तो वही सध गया था सारा मामला। अगर एक नए व्यक्ति को नए ऊर्जा के साथ हमने गुजरात का चीफ मिनिस्टर मनोनीत किया है, तो इसमें क्या हर्ज है? हम कोई बाहर से तो इंपोर्ट करके नहीं लाए, हम किसी दल से तोड़ के तो नहीं ले आए, हम तो अपने ही यहाँ के किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किए। 15 महीने रह गए हैं आगामी चुनावों में वत्स साहब, आगामी जो दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं उसमें मात्र 15 महीने रह गए हैं, और 15 महीनों के लिए आपने उनको बनाया सीएम। आखिर क्या कारण था जो विजय रूपाणी जी को आपको हटाना पड़ा? देखिए, ये सब फैसला हाईकमान द्वारा लिया जाता है, वहां की टीम के द्वारा लिया जाता है। गुजरात की पूरी आकलन करके इस तरीके की बातें हुई होंगी, जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो गुजरात के हक में अच्छा हुआ है। ठीक है, स्वेच्छा से उन्होंने रिजाइन किया, स्वेच्छा से दूसरे व्यक्ति उस पर काबिज होने जा रहे हैं। आने वाला समय आप देखिएगा। तो देखिए, उनको कहा गया था तभी उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं सीके ठाकुर जी आपके पास आना चाहूंगी, मैं लौटूंगी वत्स साहब आपके पास। वत्स साहब कह रहे हैं कि पटेल समुदाय को साधने का ही अगर प्रयास होता तो नितिन पटेल पहले से ही डेप्यूटी सीएम है वहां पर, तो साधने का तो कोई काम ही नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? नहीं, पटेल, देखिए पटेल समुदाय वहां संख्या बल में अधिक है, और पटेल समुदाय को लीड करते हैं नितिन जी, और काफी अच्छे से लीड करते हैं उस दल में। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र पटेल जी का अपना इंटरनल कुछ समझौता हुआ होगा प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी के साथ में, तो उस पर वो अपनी बात को रखवाए होंगे और वो मंत्री बने। क्योंकि नितिन जी काफी तेज तर्रार हैं और काफी दिनों से राजनीति में है वहां बने हुए, तो लगता है कि बहुत ज्यादा तेज आदमी को राजनीति में वो जगह नहीं देना चाहता है लोग। ये भी होता है, हो सकता है उनका गुट का नहीं हो, ये भी हो सकता है। कुछ ना कुछ तो उनका इंटरनल मामला है जिससे उनको रोका गया है, नहीं तो वो तो इन्फ्लुएंस वाले व्यक्ति हैं उस दल में। ठीक है, आपके पास ही आना चाहूंगी वत्स साहब दोबारा। सीके ठाकुर जी की बातों का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, पहले तो सबसे पहले उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले गए, जहां पर धामी जी को बनाया गया। उसके बाद असम में हमने देखा जहां पर सर्बानंद सोनोवाल जो पूर्व सीएम थे वहां के, उनको आयुष मंत्रालय दे दिया गया, और उसके बाद वहां पर हेमंत बिस्व शर्मा को सीएम बनाया गया। और अब यहाँ पर गुजरात में तमाम जगह जहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं या फिर नजदीक है इलेक्शन, वहां पर इस तरीके से बदलाव हो रहा है। इलेक्शन तो और भी जगह है, आगे कौन से राज्य की बारी है ये भी बता दें। वो भी जब समय आएगा तो आपको पता लग ही जाएगा। यानी कि इलेक्शन के मद्देनजर आप बदलते ही रहेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारे यहाँ के नए जो इस तरीके की तब्दीलियां हो रही हैं, इससे हमारे वर्कर्स में, हमारे एमएलएज में, हमारे एमपीज में एक उत्साह जगा है कि अगर वो अच्छा कार्य करके दिखाएंगे तो उनको भी उच्च पद प्राप्त हो सकता है।
लेकिन जो अनुभवी है उनको उसी जगह रखा जाएगा, ये बताना चाह रहे हैं आप? ये अनुभवी का अनुभव तो हम लेते ही रहेंगे, वो पार्टी छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं, पार्टी में ही है ना। जब उनकी जरूरत पड़ेगी उनसे अनुभव साझा, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनके अनुभव साझा करेंगे, उनके मार्गदर्शन से आगे बढ़ेंगे। यही बात तो फिर कह रहे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को तो बहुत अनुभव था, उनका आशीर्वाद क्यों नहीं लिया आपने? ऐसी बातें जो है वो सीके ठाकुर जी उठा रहे हैं। ऐसा तो एज फैक्टर कोई मायने नहीं रखता है। आप रिटायरमेंट क्यों करती है गवर्नमेंट में? बने रहने दीजिए, 100 बरस की सैया पर पड़े रहे फिर भी उनको बनाए रखिए। क्यों आप उनको रिटायर कर देती है? क्योंकि एज भी एक फैक्टर है। तो हमारे यहाँ अगर किसी नए व्यक्ति को लाया गया है तो उसमें क्या क्या बुराई है? पार्टी के आदमी को आगे बढ़ाया गया है। जो दूसरे लोग वेटिंग इन द विंग्स हैं, उनके अंदर एक उत्साह जगा है कि हमें भी मौका मिल सकता है। ठीक है, मैं फिर ये प्रश्न पूछता हूं अपने फाजिल दोस्त से कि कांग्रेस आज तक अपना अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई, इस पर वो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तीसरी बार सवाल पूछा है सीके ठाकुर जी, अब आप बता ही दीजिए। तीसरी बार उन्होंने ये सवाल पूछा है, अभी तक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई है कांग्रेस, क्या कारण है? ढूंढने का सवाल ही नहीं है। सोनिया जी कब से हैं और रहेंगी, उसमें क्या वो तो दिक्कत अंतरिम है? अध्यक्ष है उनका ना, योगदान है। हाँ, वो तो अंतरिम अध्यक्ष है ना। फुल टाइम अध्यक्ष की बात करता हूँ। अंतरिम है, अभी बीच में कोविड काल आ गया था, सब कुछ था, इसलिए वो हम लोग का फिर एक बैठक होगा, कार्य समिति जब होगी तो उसमें निर्णय होगा। अभी कार्य समिति हुई नहीं है। कब होगी? यही तो सवाल है ना सर, कि होगी कब? इतना लंबा समय हो गया है, आखिर कब होगा? अब कुछ राज्यों का इलेक्शन बचा, उसके बाद कुछ राज्यों का इलेक्शन बचा हुआ है, उसके बाद होगा। ठीक है, वत्स साहब आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं? वत्स साहब, मैं अपने फाजिल दोस्त से पूछना चाहूंगा, क्या ये इस पर कुछ मंतव्य दे सकते हैं कि कांग्रेस में जो अगला अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार से अलग हटके कोई होगा? सीके ठाकुर जी, किसी कार्यकर्ता को इस पद को सुशोभित करने का मौका दिया जाएगा? सीके ठाकुर जी, जवाबी परिवारवाद को छोड़कर किसी अन्य शख्स को बनाया जाएगा? क्योंकि बहुत बड़े बड़े अनुभवी चेहरे भी हैं कांग्रेस में जिनको बनाया जा सकता है अध्यक्ष, चाहे वो फिर गुलाम नबी आजाद हो या फिर और बड़े चेहरे हैं। नाम नहीं लूंगा कांग्रेस के अध्यक्ष, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हमारे यहाँ सीताराम केसरी भी अध्यक्ष बने थे, आपको याद होगा। और फिर अभी एक परिवर्तन होगा, आपको आप देख के विस्मित रह जाएंगे कि कांग्रेस में ऐसा कैसे होगा, लेकिन होगा। फिर मेरे भाई साहब सवाल उठाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, गांधी परिवार छोड़ के दूसरे को क्यों बना? ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। वो तो चाह रहे हैं कि आप गांधी परिवार को छोड़कर किसी और को अध्यक्ष बनाएं, लेकिन अंतरिम अध्यक्ष अभी भी सोनिया गांधी है और ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर कब नया अध्यक्ष फुल टाइम अध्यक्ष बनेगा और किसे बनाया जाएगा। अभी भी चुनाव नजदीक है, चुनावों में भी जब अध्यक्षता होगी पूरे तरीके से पार्टी की, तभी तो चुनाव लड़ पाएंगे, तभी तो चुनाव जीत पाएंगे। हाँ नहीं, अभी जो यूपी का चुनाव है तो उसके बाद कार्य समिति बैठक होगी, उसके बाद हम लोग फिर उस पर करेंगे। और आपको मैं बता रहा हूँ, गांधी परिवार से बाहर के लोग रहेंगे अध्यक्ष, ये पार्टी का इंटरनल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वत्स साहब आपके पास आना चाहूंगी जी। इतनी देश की सबसे पुरानी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी चुनाव में हमारे साथ ताल ठोकने उतर रही है एक अंतरिम अध्यक्ष के माध्यम से। क्या ये सही है? एक फुल टाइम प्रेसिडेंट के साथ उतरते तो ज्यादा बेहतर होता। सीके ठाकुर जी, हमारे यहाँ जिस तरह नए खिलाड़ियों को आगे मौका दिया जाता है, ये लोग भी अपनी सोच बदले, उस रूढ़िवादी परंपरा से, जमींदारी प्रथा से अपने को बाहर निकाले, राजशाही प्रथा से अपने को बाहर निकाले और किसी एक एक्सपीरियंस या एक नौजवान के हाथ में अपनी कमान संभाले, तो हमें भी मैच खेलने में मजा आएगा। नहीं तो ये तो धराशायी है, धराशायी रहेंगे। यूपी का चुनाव का रिजल्ट आज बता देता हूं, ये उसमें कहीं कुछ प्राप्त करने वाले नहीं है। योगी जी के नेतृत्व में सरपट दौड़ रहा है हमारा घोड़ा, और अवश्य अश्वमेध का घोड़ा फिर से विजयी होके ही दम रखेगा। जिस तरीके के कार्य योगी जी के काल में हुए हैं, माफियाओं का जिस तरीके से अंत हुआ है,
जिस तरीके से सरकारी जमीनों पे काबिज माफियाओं से जमीन को उनके चंगुल से मुक्त कराया गया है, जिस तरीके से कोरोना काल में हिंदुस्तान में सर्वप्रथम प्रदेश घोषित हुआ है उससे निपटने के लिए, जिस तरीके से महिलाओं के कल्याणकारी हमारे यहाँ योजनाएं लागू हुई हैं, जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हुआ है, पुलों का निर्माण हुआ है, और कोई भ्रष्टाचार की अभी तक कहीं से बूंद तक नहीं आई है। इस सब के बदौलत योगी आदित्यनाथ जी दोबारा इस सीट पर काबिज होंगे और प्रदेश में और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विशेष पर ही ध्यान दिया गया है। जब से योगी जी बने हैं मुख्यमंत्री, तब से जाति विशेष पर ही राजनीति हुई है उनकी। ब्राह्मणों को बिल्कुल किनारा किया गया, अन्य ओबीसी की जातियों को काफी किनारा किया, एससी पर कोई ध्यान नहीं दिया, एससी पे हमले हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ योगी जी, जो योगी जी कहलाते हैं कि हम साधु हैं, महात्मा हैं, सिर्फ अपनी जाति विशेष पर राजनीति किए हैं। ये पूरी जनता वहां जानती है, इस बार जवाब मिलेगा आपको, ऐसा मत समझिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से मैं अपने फाजिल दोस्त को नहीं रोक सकता हूं। इन्होंने जातिगत बात की, योगी जी जातिगत हैं। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि ओबीसी को बहुत ज्यादा मंत्री बना के इन्होंने उसको साधने की कोशिश की है। ये वही तो कह रहा हूँ, अभी लॉलीपॉप दिखाने से कुछ नहीं होगा। ये चुनाव के बाद फिर सबका मंत्रिमंडल हटाएंगे, मोदी जी कहेंगे चलो अब दूसरे को बनाते हैं। तो हम किसको मंत्री बनाएंगे और किसको हटा देंगे मंत्री बनाने के चुनाव के बाद, इसका ब्यौरा आपके पास है तो जरा उसको व्यक्त कर दीजिए। ओबीसी और एससी एसटी जनता सब जान रही है कि हमको क्या करना है। जो नाम हटने जा रहे हैं बता दें कौन से नाम है जो हटने जा रहे हैं, फिर दूसरे लोगों की हम तैयारी कराएं। आपके यहाँ क्या हो रहा है उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ कि लंगड़े घोड़े से रेस कैसे जीतोगे आप? एक फुल टाइम अध्यक्ष क्यों नहीं ले आते आप? उसको का जवाब कुछ नहीं है। चुनाव के बाद कार्य समिति बैठेगी, उसके बाद तय होगा। ये तो इवेसिव स्टेटमेंट है, किसी तरीके से बच के निकल जाने की बात है। बचने की बात नहीं है। हमारे यहाँ अध्यक्ष में तो कहा अगर नए लोगों को मौका दे रहे हैं तो आप अपने यहाँ नए लोगों को मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, इस बार हमारी कार्य समिति बैठेगी और उसमें हम लोग निर्णय लेंगे। इसमें क्या दिक्कत है?